नमस्कार दोस्तों। आशा स्टडी पॉइंट की तरफ से आज मुझे स्पेशल सेशन के लिए इनवाइट किया गया था। तो मुझे बताया गया कि कुछ चीज़ों पे लोगों को बताना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। मैं फाउंडर ऑफ वैरागी क्रिएशंस आपको इसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा और कुछ हेल्पफुल चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी मैं चाहिए तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी चीज़ें ये बताते हुए ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसकी पृष्ठभूमि समझिए। उसका जो मेन है, कोई भी बुक लिखी जाती है उसमें प्राकथन क्यों होता है, क्योंकि ये आप समझने की कोशिश करिए कि उस पूरी बुक में है क्या और आपको उस किस दिशा में वो बुक ले जाना चाहती है। तो आपको ये समझना है आज कि जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, नौकरी करना है, क्यों करना है, बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोचिंग जाना है, नहीं जाना है, घर में पढ़ना है, बाहर पढ़ना है, ये सारी चीजें हमें शुरू से सभी ने बताया कि आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि पढ़ना क्या है। क्लास 1 में गए, बोला पढ़ते रहिए। 2 में गए, पढ़ते रहिए, तुम्हारी पढ़ाई कमजोर है, तुम्हें तेज पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी किसी ने ये बताने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारा जो गोल है उसके अकॉर्डिंग क्या स्टडी होना चाहिए। अब हम सारी किताबें तो नहीं पढ़ सकते, अब हम सारी चीजें तो नहीं पढ़ सकते, अब हम यूनिवर्स के जितने भी स्टडी मटेरियल्स वो कलेक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो एक पर्टिकुलर टारगेट है और हर टारगेट का एक लिमिटेशन होता है, एक बाउंड्रीज होती है। तो हमें उस बाउंड्री के अंदर अपने आप को रख के उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो स्पेशल सेशन है इसमें आपको बताया जाएगा कि मतलब हमारी स्टडी को लेके ये सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे, जिसमें आपका सबसे मैंडेटरी है स्टडी। मतलब मैंने पहला ही टॉपिक रखा स्टडी। स्टडी क्यों, क्या स्टडी है, पढ़ाई क्या है, स्टडी हो, लर्निंग हो, आपको कुछ करना है, नहीं करना है। पढ़ तो सभी लोग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, क्या स्टडी है, उसका कोई मीनिंग है नहीं। आज हम अभी समझेंगे स्टडी क्या है, एक्चुअल स्टडी क्या है। फिर हमारा गोल क्या होना चाहिए, अपना गोल डिसाइड कैसे करें, अपने गोल को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी से हेल्प लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किसी से बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, इन सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। सबसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये मैंने थर्ड नंबर पे इसको इंक्लूड किया है, बट आई थिंक ये फर्स्ट पे होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट नाम की चीज तो हमें किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम वो आपको बता देंगे तो आप भी वो सीख जाओगे। आज मैं उसी चीजों पे डिस्कस करूंगा कि सेल्फ असेसमेंट होता क्या है, करना कैसे है और उसका फायदा क्या है, उससे हमें क्या मिलने वाला है। इन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है जो हम स्टडी कर रहे हैं या जो हमारा गोल है उसको लेके हमारी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी एज यू नो दिस इज कॉल्ड योग्यता। योग्यता कहिए या फिर क्षमता कहिए, लेकिन अभी हम उसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे इन नियर फ्यूचर। कॉन्फिडेंस। हमें सभी लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस है क्या, एक्चुअल कॉन्फिडेंस होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें आत्मविश्वास, आत्मविश्वास बोल दिया हाँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, हम कम हो गए। बोलते तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा, हम ऊंचे हो गए, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्चुअल क्या मीनिंग है हम उसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। एक्चुअली स्टेबिलिटी क्या है, ये है बैलेंस। स्टेबिलिटी, स्टेबल, स्थाई। क्यों है ये स्टेबिलिटी? इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम नई चीजों की तरफ सेम टाइम अट्रैक्ट होकर भागने की कोशिश करते हैं, नहीं, हमें वो नहीं करना है। हमें स्टेबल रहना है। सिचुएशंस आएंगी जाएंगी, कुछ भी होगा। अभी जैसे इस टाइम आप देख रहे हैं पेंडेमिक चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, तो हमें इसमें अनस्टेबल नहीं होना है, पेशेंस के साथ इसका सामना करना है, लेकिन और आगे बढ़ते रहना। तो दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करूंगा और आपको अभी स्प्रेड इसकी पूरी जानकारी दूंगा जो आपको शायद मदद करेगी। प्लान ऑफ स्टडी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। प्लान ऑफ स्टडी मतलब स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए। कोचिंग जाना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए, किसी से हेल्प लेना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, चोरी चोरी पढ़ना चाहिए, भाग के पढ़ना चाहिए या पार्क में पढ़ना चाहिए, कुछ लोग होते हैं रूम लेके पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब आपकी स्टडी को लेके क्या प्लानिंग है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइमिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइमिंग। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं। टाइमिंग ऑलवेज मैटर्स। एग्जाम्स होते हैं, कभी कोई ये बोलता है कि आपको कि ये एग्जाम पेपर ले लो, जब तक आपका नहीं हो जाता तब तक लिख के दे दो, नहीं। तो फिर हम स्टडी क्यों, जब तक हमारा मन है तब तक पढ़ेंगे, क्यों, टाइमिंग से पढ़ेंगे। प्लान करेंगे, उसके लिए टाइम डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग
हम उस स्टडी को कवर करेंगे और हम अपनी इस टाइमिंग को नॉट ओनली फॉर स्टडी, हर चीज के लिए कवर करेंगे, डे बाय डे रूटीन में, डे बाय डे वर्क में, अपने ऑफिस वर्क में, घर पे, सोशल में, रिलेटिव्स में, हर जगह टाइमिंग ऑलवेज मैटर्स। तो मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा, इसको आप एक छोटा नाम भी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग मैनेजमेंट। विल सी फॉर टाइमिंग मैनेजमेंट। तो ये होगा हमारा मैनेजमेंट। अगर आपका टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आपके लिए लाइफ में कभी कोई समस्या हो ही नहीं सकती। उस पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टडी मटेरियल या स्टडी मटेरियल्स। अब इसमें क्या होता है, लोग देखेंगे वो उस कोचिंग में पढ़ रहा है, उसने लाल पीले हरे नीले बैगनी कलर से बना रखे नोट्स, दे देना मुझे जीरोक्स चाहिए। तब तक देखा एक नई बुक लॉन्च हो गई, वो लेके पढ़ रहा है, ये कौन सा बुक है, अरे ये वाला बुक है, बस वो मुझे चाहिए, दे देना मुझे, मैं पढ़ के दे दूंगा। क्या है ये कोई भी स्टडी मटेरियल्स नहीं है। स्टडी मटेरियल का एक्चुअल मीनिंग क्या है और उसकी आपको जरूरत क्या है, इसके बारे में हम अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। नेक्स्ट है वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग शब्द क्यों यूज किया गया? लर्निंग एक्चुअली होता है सीखना और स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना, दोनों में बहुत अंतर है। लर्निंग हमारा क्या होता है, जो हम एकेडमी स्कूल में होते हैं, एकेडमिक क्लासेस कर रहे होते हैं, उसके लिए होता है। उस टाइम हमें क्या बताया जाता है, याद करना है, लर्न करके आना, कल ये चैप्टर पूछा जाएगा, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। लेकिन अब हम उस स्टेज में नहीं है एज अ कंपटीटर, एज अ कंपटीशन स्टूडेंट, और जबकि अब हम एक तैयारी कर रहे हैं, एक सर्विस के योग्य बन रहे हैं, अपने आप को उसके लिए डेवलप कर रहे हैं। तो अब हमारी क्षमता लर्निंग ना होके वे ऑफ स्टडी होना चाहिए। तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो है स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिंकिंग प्रोसेस। अब आइए सबसे जरूरी बात, थिंकिंग प्रोसेस क्या है? मतलब थिंकिंग प्रोसेस ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि पीछे खाइए बजाना मत, आप सेम टाइम आगे भाग गए, नहीं नहीं गलत है, वहां स्टे करो, 2 मिनट 3 मिनट, जो भी आपका असेसमेंट पावर है, जो आपका आपने अपने माइंड का मेकअप किया है, उसके अकॉर्डिंग थिंक करो कि मैं अभी उसी पीछे से रास्ते से चल के आया था, तब तो खाई नहीं थी, अभी वो बोल रहा है खाइए पीछे मत जाना, तो मैं आगे क्यों भागू, मैं पहले पीछे देखूंगा। लाइक दिस आई ट्राई टू टीच यू, आई कैन से कि मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि सोचना कैसे है। ये चीजें आपको कहीं मिलेंगी नहीं। सोचना कैसे है कभी कोई बताएगा नहीं आपको। लोग कहेंगे आपको अपना थॉट प्रोसेस बढ़ाना है, वाइड करना है, मेडिटेशन करिए। ठीक, मेडिटेशन कैसे करना है, लाखों वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन सोचना कैसे है, सबसे बड़ी बात मेडिटेशन करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मेडिटेशन के लिए सोचना कैसे है, ये आपको सीखना चाहिए, और वो उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उस पर बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस विद स्टडी। अब क्या होता है, घर में लोग बोल देते हैं तुम बाहर जाओ, रूम लेके रहो, वहां पढ़ते रहो, कोई तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं हो। आप सब कुछ छोड़ के एक काम नहीं कर सकते। अगर आपने एक काम कर भी लिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं। हमारा हर चीज बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, बस पूरे दिन हिस्ट्री पढ़ के शाम तक खत्म कर दिया, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। हमें सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करना है, अपनी स्टडी के साथ डे बाय डे लाइफ को भी जीना है, वेस्ट नहीं करना है। 20 ईयर्स 22 ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स हैं, उस दरमियान हमें ऐसा नहीं कि वेस्ट करना है जो हमारी लाइफ बची हुई है। पढ़ना भी है और पढ़ने को एक इंटरेस्टिंग बनाना है, मजेदार, कि मतलब आपको लगे कि कोई बोलते पढ़ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए, यस आज मैं कुछ नया पाऊंगा, मैं कुछ पाऊंगा, मुझे कुछ मिलेगा। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, बैलेंस विद स्टडी। लाइफ को भी स्टडी को ऐड करेंगे और इसको डे बाय डे रूटीन में रखेंगे। हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं, स्टडी कोई नई चीज नहीं है, करना कैसे है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे हमें आपके साथ डिस्कस करना है। अभी हम इनके बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जो ये स्पेशल सेशन आशा स्टडी पॉइंट ने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करें, इसको समझें और कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये आपके लिए लाइफ में कभी काम आ जाए। आप सक्सेस हैं, अनसक्सेस हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप वर्कर हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप घर में हैं, क्या कर रहे हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये चीजें हमें हमेशा अपने साथ रखना ही है, उसके लिए हमें इस पे ध्यान देना होगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसको समझने का प्रयास करें। चलिए, अभी तक हमने क्या किया था, इन सारे पॉइंट्स पे अलग अलग शॉर्ट डिस्कशंस किए थे।
छोटी छोटी बातों को समझने की कोशिश की थी। पहले तो हम इन पॉइंट को समझने की कोशिश की, अब हम एक एक पॉइंट को उठाएंगे और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे कि मतलब अभी तक जो पॉइंट थी इसके अंदर होने वाला क्या है। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इसमें, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अभी हमारा पॉइंट है स्टडी। तो अभी स्टडी है क्या एक्चुअली, स्टडी क्यों शब्द दिया गया इसको? जब हमने शुरू से बचपन से पढ़ा था लर्निंग, लर्निंग, तो फिर हमें स्टडी आज क्यों कहा जाने लगा? स्टडी करो स्टडी करो, कोई ये नहीं क्यों बोलता है कि लर्निंग करो? क्यों? क्योंकि अब हम उस स्टेज में हैं जहां लर्निंग वर्ड हमारे लिए सुटेबल नहीं है। लर्निंग मीन्स होता है याद करना, मतलब किसी ने कुछ लिख दिया, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया। किसी ने बोल दिया इस रास्ते से जाओ, हमने वो रास्ता याद कर लिया, वो होता है लर्निंग। लेकिन स्टडी क्या होता है? स्टडी होता है जहां दोनों चीजों का हो। एक मैंने बुक लिख दी, आपने पढ़ ली, लेकिन उसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसका यूज क्या है, ये आपकी समझ विकसित हो, उस तरह के अध्ययन को हम स्टडी शब्द का नाम देते हैं। अब स्टडी के अंदर क्या है हमें समझना है। स्टडी में सबसे पहले सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन किस चीज का होता है? लोग राइटर का सिलेक्शन करते हैं, लोग टाइप ऑफ बुक्स का सिलेक्शन करते हैं, लोग स्टडी मटेरियल्स का सिलेक्शन करते हैं, कोचिंग्स का सिलेक्शन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस का सिलेक्शन करते हैं, कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं। ये सभी चीजें लोग स्टडी को लेके करते हैं। मतलब मैं कहाँ पढ़ूंगा तो अच्छा पढ़ूंगा, मैं कौन सी बुक पढ़ूंगा तो अच्छा पढ़ूंगा, ये सारी चीजें उसके अंदर में आती हैं। तो हमें स्टडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो किस चीज का सिलेक्शन है? वो सबसे पहले बुक का सिलेक्शन है। मतलब हमें सही बुक क्या होने वाली है हमारे पास, सही बुक हमारे पास क्या होना चाहिए। बुक कह दीजिए, आप अपना स्टडी मटेरियल को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो जो किसी और ने बनाया वही आप यूज करें, आप स्टडी मटेरियल अपना भी बना सकते हैं। आपने बुक पढ़ा, 2-3 बुक पढ़ा, सेल्फ असेस्ड किया, उसको समझा, अपना थॉट लगाया और आपने रेडी कर दिया। ये हो गया बुक और स्टडी मटेरियल। तो अभी मेरे ख्याल से आपको स्टडी समझ में आ गया होगा कि मतलब स्टडी है क्या, ये इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट हमारा जो दूसरा पॉइंट है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है गोल। इसको लेके बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। गोल एक्चुअली जैसे इसका नाम है गोल, वैसे ही यहाँ पे आने के बाद लोग गोल हो जाते हैं। गोल हो जाने का मतलब क्या होता है कि घबरा जाते हैं। 10 तक 12 तक हमें ये बताया जाता है पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो, अगली क्लास में एडमिशन होगा, मार्च आएगा हम पास हो जाएंगे, जुलाई आएगा नया एडमिशन होगा, अगली कक्षा में जाएंगे, बड़ी किताबें मोटी किताबें मिलेंगी, नए दोस्त मिलेंगे, स्कूल मिलेगा, ड्रेस मिलेगी, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन शुरू से हमें कभी किसी ने ये बताने की कोशिश ही नहीं की कि मतलब आपको करना क्या, किस दिशा के लिए पढ़ना है। अभी आप देख लीजिए, हमें शुरू से बताया गया कि आप इंटर में साइंस लेना मतलब बहुत बहादुरी का काम माना जाता था और आर्ट लेना बहुत वीक स्टूडेंट माने जाते थे। लेकिन अब जबकि हम एक कंपटीशन में आके खड़े हैं, अब आप हमें बताइए कि जो आपने साइंस और आर्ट का सिलेक्शन करते टाइम आपने साइंस को बहुत ऊपर समझा, तो वो आज आपको कितना हेल्प करने वाला है? क्यों? क्योंकि आपका गोल टारगेट था ही नहीं। अगर आपने सही गोल डिसाइड किया होता तो आज आपको जनरल साइंस सब्जेक्ट ले लीजिए, आप अपना मैथमेटिक्स ले लीजिए। अभी देखिए जहां तक हमें पता है वो ये है कि हमने जो मैथ्स पढ़े हैं साइंस में 12th लेवल में 11th में, दैट इज अलजेब्रा। बट अभी हमें क्या करना है, मैक्सिमम किस पे फोकस करना है? अरिथमेटिक। फिर हो गया गड़बड़। क्यों? क्योंकि हमने गोल डिसाइड किया ही नहीं था। अब जबकि बिना गोल डिसाइड किए हम उस दिशा में चल रहे थे, तो हमें हर साथ ऐसी समस्याएं आनी ही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हमें अपने गोल को बहुत कंसंट्रेट करना है और बहुत सावधानी से चूज करना है। तो मैं आपको अभी ये बताऊंगा कि आपको गोल अपना कैसे डिसाइड करना है और कौन इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। तो हम इस गोल के बारे में थोड़ा ज्यादा समय देकर समझने की कोशिश करते हैं। गोल आपको डिसाइड करने के लिए आदमी चाहिए। मतलब आपकी कौन हेल्प कर सकता है, आपको कौन इसमें मदद कर सकता है, कौन है जो आपको जानता है किसी भी तरह के सिलेक्शन के लिए। अभी आप कभी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, मतलब मेरे साथ कोई आए, जैसा मैं पहनता हूं वो समझता है तो मेरी हेल्प करेगा कि मैं वो ले लूं और अच्छा खरीद लूं। सेम प्रोसेस होता है गोल के साथ। वहां कपड़ा खरीदना आपका गोल था, लेकिन अब यहाँ आपके लिए लाइफ का सिलेक्शन है, जहां एक लाइफ को जीने का गोल आपको डिसाइड करना है। आप वो अकेला कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको हेल्प लेनी होगी। किसकी हेल्प लेनी होगी? कुछ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपके टीचर्स।
चाहे वो इंस्टीट्यूट के हों, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेज के हों, आपके बेस्ट फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब है आपके पेरेंट्स, बट ये लोग आपको उतना ही हेल्प कर सकते हैं जितना ये आपको जानते हैं। बेस्ट फ्रेंड मैंने क्यों कहा, मैं फ्रेंड्स बोल देता, आपके 100 फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक में होंगे, चारों तरफ होंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छी तरह जानता है। आपकी हेल्प वही कर सकता है जो आपको जानता है। क्योंकि अगर आपको बोल दिया बीटेक करो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी नहीं, आपका मैथ कमजोर है, आप गलत दिशा में चलेंगे, ना आप उसमें अच्छा कर पाएंगे, ना आपका जो हिस्ट्री बहुत अच्छा था उसमें अच्छा कर पाना है। तो हमें इन तीनों चीजों को लेके, इन 3 जो हमने पॉइंट्स लिखे, इनके साथ मिलके अपने बात को शेयर करना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं, जितना कि आप मुझे जानते हैं वो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर मुझे हेल्प करिए और मेरे गोल को डिसाइड करने में मेरी मदद करिए। विदाउट गोल आप कहीं भी नहीं जा सकते। आपके लिए हमेशा समस्या, हर कदम पे समस्या का सामना करना पड़ेगा। इनकी मदद लेके आप गोल डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अभी गोल कभी किसी का कम नहीं होता है। लोग कहते हैं ड्रीम्स हमेशा बड़े होने चाहिए, बहुत बड़े होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमें एक बात बताइए, आपको 3rd फ्लोर में सीधा ही जाना है। अब 3rd फ्लोर में जाना है, वो बिल्डिंग की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, सबसे ऊंचा फ्लोर है, आपको खुशी होगी कि सबसे ऊंचे को मैंने सोच लिया, लेकिन उसको जाने की लैडर कहां तक है ये आपको सोचना है। ये क्या होता है, समझदारी से बड़ा सपने देखना, अंधाधुंध नहीं। सभी का सपना होता है बहुत बड़ा करे, बहुत ऊंचा करे, लेकिन वो कहां से डिसाइड होता है कि कौन कर पाता है, कौन नहीं कर पाता है। आज जो हमारा फेलियर का रेशियो है वो कैसे गड़बड़ हो गया है? रेशियो इसी वजह से गड़बड़ हुआ है क्योंकि गोल का डिसीजन हम बिना योग्यता समझे कर लेते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट टॉपिक है जो सेल्फ असेसमेंट, हम उसके बारे में लेके इस गोल को और क्लियर करेंगे। तो अभी हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा है सेल्फ असेसमेंट। ये हमने गोल के बारे में बात किया, सेल्फ असेसमेंट क्या होता है। ये कई बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप बार बार सेल्फ असेसमेंट की बात करते हैं, ये है क्या, सेल्फ असेसमेंट क्या है? खुद को जानना। अभी खुद को जानना कौन सी बहुत बड़ी बात है? मैं जानता हूं, मैं खुद को जानता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरा गांव ये है, मैं इस क्लास में हूं, मैं वहां गया था। अब इसमें मुझे खुद को क्या जानना है? हम वही गलती कर बैठते हैं। अभी जो गलती सुधारने का समय है वो एक बार फिर से आ गया है। सेल्फ असेसमेंट आपको करना इसलिए बहुत जरूरी है। अभी हम इसके बारे में, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, अभी गोल का टॉपिक हम इसके बाद फिर से एक बार डिस्कस करेंगे इसको इंक्लूड करते हुए, लेकिन नीचे बोर्ड में जगह ना होने की वजह से मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं। अभी देखिए सेल्फ असेसमेंट, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको सेल्फ असेसमेंट ही समझें क्योंकि ये हमारा 3rd टॉपिक है। सेल्फ असेसमेंट में क्या है, आप टाइम ले सकते हैं। आप अभी तक जो भी थे, आपने जो भी किया, जो भी नहीं किया, चाहे जानबूझ के किया या किसी से ने करवाया या आपने नहीं किया, जो भी था उसको भूल जाइए। आप सेल्फ असेसमेंट के लिए 24 आवर्स या फिर उससे ज्यादा मोर देन समय आपको देना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ खरीदने वाले होते हैं, फोन खरीदना हो, कार खरीदनी हो, घर लेना हो, कितनी बार हम उसको कोशिश करते हैं, नेट में ढूंढते हैं, मिलते हैं, जिनके पास है उनसे मिलते हैं। हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी जब सेल्फ की बात आ गई, आपको अंडरस्टूड है, सेल्फ मतलब स्वयं, अपने आप को। जबकि आपको अपने आप को समझना है तो आपको किसकी जरूरत है? किसी की नहीं, खुद की जरूरत है। आप पहली बार एकांत में, जो लोग कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो, कुछ नहीं है। आप एकांत बैठिए, खुद की योग्यता पे विश्वास करिए और खुद को सोचिए। कितना आप सोच सकते हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, आपका बात करने का तरीका कैसा है, आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपका डे बाय डे रूटीन कैसा है, आपके बिहेवियर समाज में कैसे हैं, आपको लेके आपके रिलेटिव्स कितने सहज हैं, आपके माँ बाप को आपकी चिंता रहती है, कितनी रहती है, अच्छा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इन चीजों को आपको समझने के लिए सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है। अब उसका तरीका क्या है? सेल्फ असेसमेंट होता है, देखिए अभी हमने क्या किया था, अब हम मेन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ असेसमेंट करना कैसे है।
सभी ने बताया करो करो करो, आप भी सोच रहे थे करना है, लेकिन अब नहीं समझ पा रहे थे करना कैसे। अब मैं बताता हूँ तरीका करना कैसे। टेक योर ओन टाइम। मैंने 24 आवर्स लिख दिया, आप 48 आवर्स ले सकते हैं, 1 आवर्स में भी कर सकते हैं, कई दिन भी ले सकते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है टेक योर ओन टाइम। टेक योर ओन टाइम, उसमें क्या होगा, जितना भी आपको समय लग रहा है आप अपने उस समय को यूटिलाइज करें और अपने आप को एकांत रख के खुद को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेक हेल्प विद अदर्स। टेक हेल्प विद अदर्स, मैं पूरा स्पेलिंग नहीं लिख पाऊंगा, बट आप लोग इसमें समझने की कोशिश करिए कि मैंने वही लिखने की कोशिश की है। टेक हेल्प विद अदर्स, अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो आपके मित्र हैं वो आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। आप उनसे मिलो, उनसे पूछो कि आपके अंदर अच्छाई क्या है, आपके अंदर बुराई क्या है। उनसे ये मत कहो कि जो वो बोले जो आपको अच्छा लगता है, उनसे कहो कि जो सच्चाई है वो आपको बताए, और एक अच्छा मित्र ही आपका काम कर सकता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। मैं क्या है आपको बुरा ना लगे इसलिए अच्छी बातें बोलूंगा, कोई दूसरे हैं वो आपको अच्छा ही बोलने की कोशिश करेंगे, कोई गुस्सा हो जाता है, मैं उसको ये बात नहीं कहूंगा। जो आपके अंदर कमी है उसको बताने के लिए आप अपने सबसे नियर जो आपके हैं उसकी हेल्प ले सकते हैं। उनके साथ आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि मैं सेल्फ असेसमेंट में लगा हुआ हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम मुझे जिस चीजों को बताओगे सोच समझ के बताना, वो मेरे लिए आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है या बहुत बुरा होने वाला है। तो वो अगर आपका अच्छा मित्र है ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा आपका। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट के बाद डिसाइड करना है कि जो आपने एसेस किया है वो कितने प्रतिशत सही है। आपने सेल्फ असेस 80% कर लिया, बेटर, नॉट रिक्वायर्ड 100%। जब आप अपने आप को 80% समझ जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप अपने आप से परिचित हो गए। अब आपसे कोई ये पूछेगा कि आप कौन हैं, तो आप उनको एक सहज, एक समझदारी भरा आंसर दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, जिससे वो सामने वाला ये सोच सकता है कि हाँ आपने खुद को जाना है। महात्मा गांधी जी से एक बार पूछा गया कि मतलब आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं ये तो मैं समझ ही नहीं पाया, मैं तो अपने आप को जान ही नहीं पाया आज तक। फिर उन्होंने जब सेल्फ असेसमेंट शुरू किया और एक समय आने के बाद जब वो अपने आप को जान पाए, तब तक उनको पूरी दुनिया जानने लगी थी। तो सेल्फ असेसमेंट उस लेवल का असेसमेंट है। इसका मतलब है अपना खुद का एनालिसिस, खुद का परीक्षण, खुद का निरीक्षण, खुद के बारे में जानना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे, आप पढ़े लिखे, आपको हिंदी इसका पता होगा। योग्यता, आप सेम टाइम कहेंगे हाँ योग्यता। योग्यता क्या है? योग्यता है कि आपने क्या अभी तक पाया है, चाहे वो आपकी स्टडी को लेके हो, चाहे वो आपके सोशल रिलेशंस को लेके हो, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशंस को लेके हो, वो सारी चीजें आपकी एलिजिबिलिटी के अंदर कवर होंगी। अभी हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी को भी डेवलप करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको गॉड गिफ्टेड है या आपको कभी भी मिलता रहेगा। एलिजिबिलिटी आपको अपनी इंक्रीज करनी होगी, बढ़ानी होगी। एलिजिबिलिटी जानना क्यों जरूरी है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था इस टॉपिक को अंदर डालने का, इसको समझने का। एलिजिबिलिटी इसलिए जरूरी है कि किसी भी चीज के लिए आपने देखा होगा पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में जो रोजगार में विज्ञप्ति आती है उसके अंदर क्या होता है, एक योग्यता का क्राइटेरिया दिया होता है। क्यों दिया होता है? क्योंकि अगर आपको जिस तरह का काम करवाना है उसके लिए योग्य आदमी क्या होता है, उसके लिए योग्य कौन है, इसलिए योग्यता डाला जाता है। तो जब आप अपना गोल डिसाइड कर रहे हैं, जब आप अपने गोल को चूज कर रहे हैं, तो उतने टाइम आपके लिए एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है और उसके योग्य आपको बनना चाहिए और आपको उसके लिए कोशिश करनी है। तो क्या करना होगा आपको, मैक्सिमम जितनी आपकी कैपेसिटी है। अब आप जबकि अपने आप को जान चुके हैं कि आप एक्चुअल हैं क्या, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अब आप समझ चुके हैं। तो जब आप अपनी योग्यता को मैक्सिमम बढ़ा के ले जाएंगे तो आपको जो आपका गोल है उसको अचीव करने में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। जब एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट होगी, आपका अचीवमेंट हो गया। यही इतना ही सा इन दोनों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या है?
किसी के सामने खड़े होके बहुत तेजी से बोल देना ऊंची आवाज में, या किसी को ये बता देना कि मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कर सकता हूं, एकदम ऐसे हो जाना नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है आप कितना कर सकते हैं, मतलब सच्चाई के साथ कितने आप उस चीज को करने के योग्य हैं। कॉन्फिडेंस आपका वो होता है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मैं ये जो क्वेश्चन पेपर दे के आया हूं इसमें मेरे 95 मार्क्स आएंगे, ये कॉन्फिडेंस है। मतलब उससे कम तो किसी भी कीमत पे आ ही नहीं सकते, ये कॉन्फिडेंस। लेकिन मैंने ये बोल दिया कि मैं ये क्वेश्चन पेपर करके आया हूं, ये 100 मार्क का है, 100 में 100 आना ही है मेरा, इससे एक नंबर भी कम हो नहीं सकता, ये कॉन्फिडेंस नहीं। ये आपका लो कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। एक्चुअल कॉन्फिडेंस क्या है? एक्चुअल कॉन्फिडेंस आप जो सही है, जो सही चीज है उसके लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और वो आपको कैसे डेवलप करना है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, ये छोटा टॉपिक है मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपने जो ये ऊपर के सारे सेल्फ असेसमेंट और रिलीजिबिलिटी, इन दोनों का जो आपने कॉम्बिनेशन देखा था अभी, समझा था, उन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां से डिसाइड होता है। आप किस चीज को लेके कितनी मेहनत करके आए हैं, कितना होमवर्क करके आए हैं, कितना ज्यादा उसको गेन करके आए हैं, समझ के आए हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। अभी आपने मोटरसाइकिल कभी नहीं चलाई और आपको किसी ने दे दी कि ये बाइक ले लो, वो सामान ले आओ, आपका कॉन्फिडेंस कहां है? आप ये बोल सकते हैं हाँ ठीक है मैं कर सकता हूं, लेकिन नहीं, सही में आपको कॉन्फिडेंस क्या है वो आप जानते हैं। अब जबकि आप ये कर चुके हैं सेल्फ असेसमेंट, तो आप ऐसे कदम उठाएंगे ही नहीं। ये हो गया आपका कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस खड़े हो गया मैं स्टेबल हो गया, नहीं। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है, स्टेबिलिटी का मीन्स ये है जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में रिजल्ट्स 80% आ गए, दूसरे स्कूल में 90% आ गए, आप सेम टाइम उस स्कूल की तरफ रस कर गए, दौड़ के भागे कि उसमें 90% रिजल्ट आते हैं, इसमें 80% आते हैं, तो मुझे 90% की तरफ जाना चाहिए। आप 90% को क्यों सोच रहे हैं? उसमें भी तो फेलियर का परसेंटेज 10 है। फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे उस स्कूल को या उस कोचिंग को या उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं कि मतलब मैंने उसमें पढ़ लिया तो मैं बन ही जाऊंगा, या जो मैं करना चाहता हूं कर ही लूंगा? ये जरूरी नहीं। जो 80% पहले वाले स्कूल में आपके क्वालिफाई हुए थे वो तो 80% है ना। आप इस 20 वाले को क्यों देख रहे हैं? आप 80 को देखिए। तो इसमें क्या स्टेबिलिटी इसलिए जरूरी है, किसी को देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है, ना ही बदलना है। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है, जो आपकी कोचिंग दे रही है वो आपके लिए पर्याप्त है, जो आप स्कूल में पढ़ते आए हैं वो आपके लिए पर्याप्त है। सभी को देख के इधर उधर भागना नहीं है, ये स्टेबिलिटी है। मतलब आज आपको किसी ने बता दिया तुम अंग्रेजी में कमजोर हो रहे हो, बस आप 24 घंटे अंग्रेजी पढ़ने लग गए, स्टेबिलिटी नहीं है ये मूर्खता है। किसी ने बोल दिया तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं, अब आप जो भी रास्ते में चलते फिरते मिले उसके पैर छूते जा रहे, ये मूर्खता है, ये आपका स्टेबिलिटी नहीं। तो हमें स्टेबिलिटी डेवलप करने के लिए खुद को कंसंट्रेट करना होगा, खुद को समझना होगा, जो मैं पहले बता चुका हूं, उस पर अभी दोबारा डिस्कस करके हम समय खराब नहीं करेंगे। तो खुद को स्टेबल रखना है, चीजों को देख के घबराना नहीं है, भागना नहीं है, छोड़ देना, पकड़ लेना। आज मैंने चलो 3 महीना कंप्यूटर की कोचिंग कर लेता हूँ, प्रोग्राम आ गया टॉपिक, छोड़ दिया कंप्यूटर, अभी मैं एसएससी करूंगा। अब मैं एसएससी की पढ़ रहा हूँ, तब तक यूपी पीसीएस आगे, छोड़ दिया मैंने एसएससी यूपी पीसीएस करने लगे। अरे इसमें स्कोप नहीं, रेलवे बहुत बड़ी वैकेंसी 98,000, मैंने वो छोड़ दिया, अब मैं रेलवे पे आ गया। तो आप किसी भी लायक नहीं होने वाले हैं। उसके लिए जरूरी है स्टेबिलिटी। आप जिसको आपने टारगेट किया है उसमें 1 सीट हो या 1000 सीट हो, आपको तो चाहिए एक ही, तो आपको 1000 की जरूरत क्या है? वहां स्टेबल होना है। अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर ही कमजोर पड़ने लगे। नेक्स्ट है अभी प्लान ऑफ स्टडी। प्लान ऑफ स्टडी में हमने क्या किया है, प्लान करना कैसे, मतलब स्टडी कैसे करनी है, उसका प्लानिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मतलब क्या तरीका है, ये आपको समझना है। प्लान ऑफ स्टडी ऐसा होता है, ये प्लान ऑफ स्टडी और टाइमिंग, इन दोनों को एक ही टॉपिक में समझ सकते हैं। एक्चुअली टाइमिंग मैनेजमेंट सोशल के लिए होता है, स्टूडेंट के लिए टाइमिंग्स होती है। प्लान ऑफ स्टडी, इस दोनों को एक ही टॉपिक में मैं कवर करता हूं। देखिए अभी क्या है, प्लान ऑफ स्टडी ऐसा होता है, पहले आपने क्या गोल डिसाइड किया था, उस पर आपने काम कर लिया, अब उस गोल की स्टडी की रिक्वायर्ड कितनी है।
अगर किसी ने कह दिया कि गोल जो आपका है वो कोई भी कंपटीशन होने दो, लेकिन उसके लिए जरूरत है मैथ्स, अरिथमेटिक, ये हो गया बुक। हिस्ट्री आपने कर लिया, और एक चाहिए रीजनिंग। ये मान लीजिए कि उसके लिए सब्जेक्ट जरूरी थे जो आपका गोल है, लेकिन आपने इन तीनों चीजों को तो ले लिया, बट आपके दिमाग में क्या आ गया, तब तक एक दूसरा आदमी आ गया, क्या लेके आ गया, अलजेब्रा की बुक, और वो अलजेब्रा पढ़ रहा है। अब आपके दिमाग में क्या आ गया, क्यों ना मैं ये भी पढ़ लूं। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट था, आप लेके आ गए एक ज्योग्राफी, क्यों ना मैं ये पढ़ लूं। ऐसा नहीं करना है। प्लान ऑफ स्टडी जो रिक्वायर्ड है वो ही करना है। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, इसके चक्कर में मत पड़िए आप। जो आपका गोल है आपने उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके लिए क्या जरूरतें हैं वो आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, तो आपका प्लान ऑफ स्टडी सक्सेस है। अब क्या करना है, जो टाइमिंग है, मतलब पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना चाहिए। सुबह लोग कहते हैं जग के पढ़ो, रात में सो के पढ़ो, कभी बोलते हैं दिन में पढ़ना चाहिए, कभी बोलेंगे दिन खराब होता है रात में पढ़ना चाहिए। इन सब चीजों का आज मैं आपका वहम दूर करने की कोशिश करता हूं और बताने की ये कोशिश करता हूं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। लोग टाइमिंग पे क्यों बार बार फोकस करना चाहते हैं, टाइमिंग किस लिए जरूरी होती है। तो आज हम टाइमिंग पे 2 मिनट देंगे अपने लिए। टाइमिंग में क्या है, सबसे पहले तो जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको टेबल बनाना चाहिए। टेबल, टाइम टेबल, जैसा कि हमें हाई स्कूल इंटर में हमें बताया जाता था कि टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो तो अच्छा करोगे, हालांकि हम करते नहीं थे। लेकिन अगर हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं, दिन में 1-1 घंटे अगर सभी को देने हैं, तो हमारी स्टडी इनफ है। 4 घंटे घर में पढ़ाई के लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। उनको पढ़ना कैसे आपस में, इसको समझना जरूरी है। मतलब टाइम तो आपने डिसाइड कर लिया, जब भी टाइम इसके लिए कुछ है नहीं। अगर आप काम करने वाले हैं तो आपको दिन में ऑब्वियसली टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आप स्टूडेंट तो हो सकता है स्कूल जाना पड़े, कॉलेज जाना पड़े, आप काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपको शाम और सुबह का समय मिलता है। सुबह के समय को इसलिए उचित माना जाता है क्योंकि जब आप रात में सो के जग रहे होते हैं तो सुबह आपका माइंड में कंसंट्रेशन, जो मेमोरी पावर है, जो आपको याद रखने की क्षमता है, वो काफी उच्च एनर्जेटिक होती है, मतलब बहुत ऊंची स्थिति में होती है। तो वहां पे पढ़ने के बाद चीजें भूलने का जो वहम है, डर है, वो कम हो जाता है, काफी कम हो जाता है। शाम तक क्या होता है, हम जब पूरे दिन काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं, तो हमारा माइंड भी थक जाता है। उस टाइम हम पढ़ेंगे तो उतना कारगर नहीं होगा जितना कि सुबह होता है। आप कोशिश करिए एटलीस्ट जो 4 आवर्स आपको दिए जा रहे हैं, 4 आवर्स पढ़ने, उसमें 2 आवर्स आप सुबह एडजस्ट कर सकते हैं, और 2 आवर्स दिन में कभी भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहिए, देखिए 4 घंटे मैंने बोल दिया, तो आपको 4 घंटा ही बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपका जो सब्जेक्ट वीक है आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट कम, मतलब आपका स्ट्रांग है, पहले से प्रिपेयर, उसका टाइमिंग भी कर सकते हैं, हाफ आवर्स उसको कर सकते हैं। एंड जो हाफ आवर आपको मिले, हाफ आवर, उसको आप रिवीजन में यूज कर सकते हैं। तो कभी भी इस चीज के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए कि कोई आपको ऐसा टाइम टेबल बता के देने वाला है जिसपे आप अमल करेंगे और सीधा सक्सेस की उस लकीर को पार कर जाएंगे जहां के लिए आप अभी तक परेशान है। तो हमें टाइमिंग को इस तरह से मैनेज करना है। आप अपना फिक्स रूटीन बना सकते हैं, सुबह जगना कितने बजे है, क्या करना है, कोचिंग कब जाना है, आना है, आज कुछ काम आ गया तो कैसे मैनेज करना है। ओवरऑल मिला के वो आपको खुद करना पड़ेगा अपने रिक्वायर्ड टाइम के हिसाब से कि आपके पास कितना समय है, आपका क्या रूटीन है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये टाइमिंग के लिए जरूरी होता है, और एक स्टूडेंट को बिना टाइम टेबल के पढ़ाई किए और बिना टाइमिंग के पढ़े बहुत टफ होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है प्लान ऑफ स्टडी। तो अभी सॉरी, वो मैंने बोल दिया था लास्ट टाइम कि अपना हमारा अगला पॉइंट है प्लान ऑफ स्टडी, लेकिन ऐसा नहीं, हमने ऑलरेडी स्टडी, टाइम मैनेजमेंट दोनों के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टडी मटेरियल्स, मतलब पढ़ना क्या है, स्टडी मटेरियल्स होता क्या है, ये शब्द क्या है। स्टडी मटेरियल्स कुछ भी नहीं है। स्टडी मटेरियल्स है एक अध्ययन की सामग्री। वो आपकी किताब हो सकती है, कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, आपके टीचर ने जो बताए वो शब्द हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो स्टडी मटेरियल को लेकर क्या है, स्टूडेंट के अंदर बहुत बार वहम रहता है, उनके मन में समस्याएं रहती हैं, उलझन रहती है, किसका पढ़ूं अच्छा है। कभी कहेंगे ये बुक इस राइटर की है, वो बहुत अच्छी है, ये बुक अच्छा इन्होंने लिखी है, ये तो बहुत अच्छी किताब लिखते हैं। लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकते आप कि सबसे अच्छी किताब कौन सी, सबसे बुरी किताब कौन सी। किताबें बुरी होती ही नहीं है और कोई भी स्टडी मटेरियल खराब होता नहीं है। इन चीजों को लेकर बहुत वहम रहता है। कई स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो अपना
नोट प्रिपेयर कर रहे हैं उसके साथ साथ जो दूसरा स्टूडेंट है, जो दूसरे कोचिंग्स में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेजेस में पढ़ रहा है, उससे भी टाई अप करते रहेंगे कि मुझे अपनी स्टडी मटेरियल देना, तुम्हारे सर ने इस सब्जेक्ट को लेकर क्या पढ़ा है उसका जीरोक्स देना। क्यों? उनके सर ने ऐसा क्या दिया है जो आपके सर ने आपको नहीं दिया। हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री होगी, मैथ मतलब मैथ्स होगी, तरीका अलग हो सकता है और वो तरीका आपको बुक में छप के या फिर आपको नोट्स में कोई लिख के तरीका करके नहीं बताएगा। वो टीचर की एलिजिबिलिटी है अपनी कि वो आपको किस हिसाब से समझाते हैं। तो स्टडी मटेरियल को लेके जो आपके मन में ये वहम रहता है कि मैं उसका ले लूं, इसका ले लूं, इससे आपको बचना है, इससे आपको दूर रहना है। एक बुक आपने हिस्ट्री की ले ली, चाहे वो किसी भी राइटर की होने दीजिए, वो बेटर है। आपने वो पूरी बुक पढ़ना है, उसको पूरा समझना है, कोशिश करना है कि वो आपके दिमाग में रहे, लर्न रहे, आपको आपने उसको समझा है। जो ये स्टडी मटेरियल्स की बात बार बार आती रहती है, आप उससे दूर होइए और इन चीजों का वहम निकाल दीजिए कि उनका है तो अच्छा होगा, मेरा है तो बुरा होगा। आपने जो प्रिपेयर किया वो बेस्ट नोट्स है। क्यों? आपने खुद को इन सारे टॉपिक्स को समझते समझते आप इस कंडीशन में अभी होंगे कि आपको अपने ऊपर इतना तो विश्वास जरूर हो गया होगा कि सबसे बेस्ट अगर इस समाज में, सोशल में कोई है तो वो आप खुद हैं। जब आप सबसे बेस्ट है तो दूसरे का नोट्स आपसे बेस्ट कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करती, बहुत ज्यादा जानना चाहिए, जरूरी है। आपने किसी बुक लिया, किसी राइटर का बुक को लिया, पढ़ लिया और एक नोट्स प्रिपेयर कर लिया। अब आप उस राइटर से बेटर खुद को आप बना चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने उससे भी अच्छी चीजें निकाली हैं। मतलब एक तो उन्होंने स्टडी करके लिखा था, लेकिन अभी आपने उनकी स्टडी को और स्टडी किया है, मतलब आपके नोट्स बेस्ट है। ये हो गया स्टडी मटेरियल्स। बार बार इसको लेके चिंता में रहने की जरूरत नहीं है क्या पढूं क्या ना पढूं। आपके पास जो किताबें वही अच्छी हैं, जो आपने नोट्स बनाए वही अच्छे हैं, सबसे जरूरी बात है। नेक्स्ट है हमारा वे ऑफ लर्निंग या स्टडी। इसको बहुत ज्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने प्लान ऑफ स्टडी, टाइमिंग मैनेजमेंट के टॉपिक में ये चीजें कवर की हुई हैं। वे ऑफ लर्निंग, तो वे ऑफ लर्निंग का तरीका ये है, आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, क्या जरूरी है, ये चीजें आप जबकि समझ चुके हैं तो वे ऑफ लर्निंग आपका वही हो गया। उसके लिए किसी के तरीके को फॉलो करने की जरूरत नहीं। लोग मोस्टली क्या करते हैं, कई बार ये करेंगे कि वो सक्सेस हो गया, मैं उससे पूछ करता हूँ वो कैसे पढ़ता था, तो वो बोल देगा मैं रात भर पढ़ता था, अब ये रात भर पढ़ने लग गए। एक से पूछ क्या है, वो बोल देता था मैं तो मैथ लगाते टाइम गाने सुनता था, अब आप गाने सुनने शुरू हो गए। क्या है ये तरीका नहीं है पढ़ने का, वो उसका तरीका था जैसे वो सक्सेस हुआ है। लेकिन ये तरीका जरूरी नहीं कि आपके ऊपर लागू हो। उसकी एलिजिबिलिटी अलग थी, उसका सेल्फ असेसमेंट अलग था, उसकी पावर अलग थी, उसके गोल अलग थे, मे बी गोल सेम बट उसका थिंकिंग प्रोसेस अलग था, सब कुछ उसका अलग था, उसने अपने हिसाब से गेन किया। अब आपको अपने हिसाब से गेन करना है तो फिर उसकी वे ऑफ लर्निंग को जरूरत नहीं, आप खुद अपनी लर्निंग के लिए वे रेडी करिए। वे मीन्स क्या होगा, तरीका। अब किसी को आदत होती है मैथ बड़े बड़े अक्षरों में लिख के पेज भर भर के 3-4 बुक भर देगा तो खुश हो जाएगा कि मेरा ये तरीका था पढ़ने का। लेकिन कुछ लोग होते हैं लाइन खींच खींच के कॉर्नर कॉर्नर में छोटे छोटे अक्षर लिख के एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप अपना खुद वे ऑफ लर्निंग, अपना पढ़ाई का, स्टडी का, आपका ये वे ऑफ स्टडी होने दीजिए, लर्निंग होने दीजिए, जो भी इसको आप समझिए, उस पर आपको जरूरत है काम करने की, अपने आप से एक वे रेडी करना है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है समझने की कि हर दिन नया वे मत रेडी करिए। आपने एक वे तैयार कर लिया कि मुझे आधे घंटा ये पढ़ना है, 1 घंटा वो पढ़ना है, 2 घंटा वो पढ़ना है, तो वही डेली फॉलो करिए। नहीं कि आज नहीं ये नहीं करेंगे, वो कर लेते हैं, अरे आज उसने बताया था हिंदी सोते सोते पढ़ते हैं, चलो सो के पढ़ते हैं। नहीं, आपने जो अपना प्रोसीजर बनाया है कि आपको कुर्सी में बैठ के ही 4 घंटे पढ़ना है तो बैठ के ही पढ़िए। कोई बोल देता है मैं हिंदी के लिए समय देता नहीं, सोते सोते पढ़ता हूँ, याद हो जाती है, वो उसका हो सकता है तरीका, लेकिन ये आपका तरीका नहीं। आपने आज जो तरीका रेडी किया है उसी को फॉलो करिए। तो आज अपने आप को जब आप असेस कर चुके तो आपको पता भी चल गया होगा कि आप क्या हैं, तो आप अपना तरीका खुद डेवलप करिए। आप अपना तरीका ऐसा खुद बनाइए कि जो दूसरे आपके पास ये पूछने के लिए आपका तरीका क्या है, वो तरीका आपका होना चाहिए, बाकी किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। थिंकिंग प्रोसेस, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थिंकिंग प्रोसेस। थिंकिंग प्रोसेस क्या है? एक्चुअली क्या होता है, हमें इस समाज में कभी भी सोचने का मौका दिया ही नहीं जाता है। कहीं जाएंगे तो वो बोल देगा तुम्हें जितना बोला जा रहा है उतना करो, फिर आप कहोगे कि मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। ना उसने सोचा आगे, ना पीछे आपने सोचा, बस वो बोला, मैंने अपोज किया, मैं खुश हो गया कि चलो मैंने गेन कर लिया। नहीं, थिंकिंग प्रोसेस का क्या है,
मेन इस टॉपिक को इसमें डालने का, इंक्लूड करने का एक ही तरीका था, एक ही उद्देश्य है, एक ही गोल है, आपको कैसे सोचना है, क्या तरीका होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। थिंकिंग प्रोसेस जब होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां आपकी समझ को विकसित करना है, मतलब ब्रॉड करना है। कैसे करोगे? आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप किसी की मदद लेके खींच के बड़ा नहीं कर सकते, सोच के बड़ा कर सकते हैं, थिंक करके बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। आप खड़े हैं, किसी ने आपको बोला कि तुम ये सवाल का जवाब बताओ, उसने एक सवाल दे दिया, आपने सोचा नहीं, समझा नहीं, पूरा सुना नहीं, उत्तर देना शुरू कर दिया, मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल लो है। थिंकिंग प्रोसेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जैसे एक्सीडेंट हो गया कहीं, आप खुद को कहां है कोई मतलब नहीं, आपकी गाड़ी कहां है कोई मतलब नहीं, आपसे जो टक्कर हुई वो कहां है कोई मतलब नहीं, तो मतलब आपका थिंकिंग प्रोसेस लो है, आप बिल्कुल जीरो है। उसको डेवलप कैसे करना है? उसको डेवलप ऐसे करना है जैसे किसी ने आपको कुछ बोला, 2 मिनट का समय लीजिए, पहले सोचिए कि उसने क्या बोला है, उसका क्या उत्तर देना है, क्या सही जवाब होगा। इसको हम ये भी बोल सकते हैं संतुलित, इसको हम स्टेबिलिटी के अंदर भी रख सकते हैं कि जैसे उसने बोला, हमने सुना, प्रोसेस किया, अपने उस माइंड के उस पिन को टच किया जहां पे हमने उसके रिगार्डिंग डेटा सेव करके रखा था, वहां गए, प्रोसेस किया, फिर हमने उसको एक बहुत बेहतरीन उत्तर दिया, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग प्रोसेस। उसको डेवलप करने के लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है, आपको अपनी स्टडी को बढ़ाने की जरूरत है, हर चीजों को सोचने की जरूरत है। कई बार सिचुएशन क्रिएट करिए, जैसे कि अगर मैं सीढ़ी से उतर रहा हूं, एकदम से गिरूंगा तो क्या होगा, ऐसा करके आपने सोचा, फिर आपने उसका उत्तर निकाला कि मैं गिरूंगा, हो सकता हाथ के बल गिरूं, हाथ टूट जाएगा, तो मतलब मेरा अगर दाहिना हाथ टूटेगा तो मैं बाएं से लिख सकता हूं। ये आपका थिंकिंग प्रोसेस। तो सिचुएशनल, सिचुएशन क्रिएट करिए, फिर उसका उत्तर निकालिए। ऐसा करेंगे आप तो आप अपने थिंकिंग प्रोसेस को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे, और सोशल समाज में ऐसा एक दिन आएगा कि जब आप काफी इंक्रीज करके अपने आप को, इसके आपको खुद में अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने पहले सोचा था एक बार ऐसा होगा तो क्या होगा, बिजली गिरने वाली है ऊपर से, मैंने पढ़ा था एक बार कि 48 लोग ऐसे मर गए थे, अगर फिर गिरेगी तो मैं क्या हो सकता हूँ, बच सकता हूँ कि नहीं बच सकता हूँ, मुझे छुपना चाहिए बादल में, बारिश में, या नहीं छुपना चाहिए। ये सब आपने सोच के रखा था और उसके लिए आप प्रिपेयर थे, इसलिए फ्यूचर में समस्या आई तो आप उससे टैकल कर पाए और सफलतापूर्वक उसको क्रॉस करके निकल गए। ये होता है थिंकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, और बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक है, बैलेंस विद स्टडी। बैलेंस विद स्टडी का जो मेन चीज है वो ये समझना जरूरी है कि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर एक स्टूडेंट है तो उसके मन में ये वहम रहता है कि मैं केवल पढ़ूंगा तभी मैं सफल हो पाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हें केवल पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें खेलना नहीं चाहिए, तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, तुम्हें नेट नहीं यूज करना चाहिए, तुम्हें अपने मित्रों के साथ बात नहीं करनी चाहिए, गपशप नहीं लड़ानी चाहिए, वीकेंड में कुछ प्लान नहीं करना चाहिए। सारी चीजें गलत है, मैं इनका एक सिरे से बाइकआउट करता हूँ। मैं समझाने का प्रयास करूंगा आज बैलेंस विद स्टडी, मतलब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए कैसे सब कुछ मैनेज करना है। स्टडी जैसे आपका एक पार्ट है, सेम पार्ट है, डे बाय डे वर्क, डे बाय डे वर्क हम बोल सकते हैं। आप पूरा अगर स्पेलिंग में नहीं लिखता हूं तो आप उसको पूरे समझिए, बट मैं बोलूंगा पूरा। स्टडी, डे बाय डे वर्क हो गया, ओकेजन हो गए, कुछ भी ओकेजन आते रहते हैं घर में या किसी रिलेटिव्स के पास, तो आप सारी चीजों को छोड़ के केवल क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। सिचुएशन, सिचुएशन भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इमरजेंसी भी इसको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए, मतलब जिसके लिए आपने सोचा ही नहीं था। जब तक आप थिंकिंग प्रोसेस के अंदर आके आप इस चीजों को समझते, तब तक इमरजेंसी आ चुकी थी। तो हमें इन सभी चीजों को अपनी पढ़ाई के साथ बैलेंस करना है। वो कैसे कर पाएंगे? ऐसा हम तब कर पाएंगे जबकि हम अपने 24 आवर्स को टाइम मैनेजमेंट टॉपिक के अंदर चेंज कर लें और अपने आप को प्रिपेयर कर लें। स्टडी के लिए 3-4 घंटे दिए हमने, 1 घंटा जो घर के काम है, 2-3 घंटे होने वाले, ज्यादा होने वाले, उनको हमने कंप्लीट किया। जिस दिन ओकेजन है उस दिन हमें जरूरी नहीं है कि आज मेरी स्टडी का अगर 4 घंटे का टाइम टेबल है तो कुछ भी होने दो, मैं 4 घंटा पढ़ूंगा ही, नॉट रिक्वायर्ड। जो ओकेजन है उस दिन उसके लिए पूरा स्पेयर करना है, उसको भी इंजॉय करना है। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ जो
चल रही है वो बोरिंग नहीं होगी, और जब लाइफ बोरिंग नहीं होगी तो आपको हर चीज में मजा आएगा, मतलब आपको लगेगा कि आप सच में एक ह्यूमन बॉडी पाने के हकदार हैं और आप उसको जी रहे हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है आप घर से निकल रहे थे, बारिश आ गई, कोचिंग नहीं जा पाए, तो क्या हो गया? आपकी पढ़ाई खराब होगी? नहीं, वो सिचुएशन थी, कुछ खराबी होगी, आपकी साइकिल खराब होगी, आपको चोट लगी, नहीं जा पाए, नहीं जा पाए। जो घर में रह के पढ़ सकते हैं वो पढ़िए, बाकी अगले दिन जाके उसको रिकवर कर लेंगे। इमरजेंसी ये किसी के हाथ में नहीं है, ये कभी भी कहीं भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि इसके साथ घबरा जाना और सब कुछ छोड़ देना है। मैंने क्या बोला, मेरा बताने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो ये काम आते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देना, नहीं, इनको जीना है, उसके साथ स्टडी को पार्ट बनाना है। आप अगर कल जो सर्विस के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसका जो आपने टारगेट किया है, जो आपने गोल बनाए हैं, वो आपको मिल भी जाता है, फिर भी आपको स्टडी कंटिन्यू ही करनी है। अभी आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कल आप नॉवेल पढ़ना शुरू करिए, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करिए, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को आप अभी तक समझ गए होंगे, शायद मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है आपके लिए। अगर इसके बाद भी किसी भी तरह का कोई शक सवाल आपके मन में आते हैं तो आप बेहिचक आशा स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में जाके कमेंट में लिख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे कई वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, संविधान भी चल रहा है, हमारा हिस्ट्री भी चल रहा है, साथ साथ हमारी ज्योग्राफी भी चल रहा है, मैथ्स क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। उसमें आपको इनके साथ सारी चीजें, अगर आप चाहते हैं आशा स्टडी पॉइंट के साथ जुड़ना और भी समझना चाहते हैं और अपने हिसाब से कुछ चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर आपको दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से आपसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का पर्सनल सेशन चाहिए, एक्चुअली पर्सनल सेशन किसी के लिए अरेंज करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है, आप चाहते हैं कि आप कुछ चीजें समझना जो अभी इन चीजों के बियॉन्ड भी रह गया, कि मतलब सर मैं खुद को एसेस नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैं अपनी योग्यता नहीं समझ पा रहा हूँ, या मुझे अच्छा मित्र नहीं मिल रहा है, इस तरह के सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं तो आप हमारे पास व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पर्सनल सेशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इसको सुना। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और ये आपको लाइफ में फायदा भी देंगी। अगर आप इससे लाभान्वित होते हैं या आपको किसी भी तरह की इसमें समझने में परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार।